एक और स्टूडेंट आ गया सर, माशाल्लाह। चलें, बड़ी अच्छी होगी, ये तो बरकत हो रही है हमारी। यस सर। चलें, वेरी गुड। और भी कोई है, और भी कोई है जो जिसके आने के इम्कानात हैं? सर उम्मीद तो है सर, आप स्टार्ट करें, इंशाल्लाह बरकत आएगी सर। चलें चलें चलें, ठीक है, ओके। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक इंजन। अच्छा, इसमें ये है कि मैं आपके साथ थोड़ी सी स्क्रीन भी शेयर करता चलूँ, ताकि आपके लिए ज़्यादा इजी हो जाए उसको कैप्चर करना। शेयर स्क्रीन, स्क्रीन की ऑप्शन, शेयर कंटेंट, स्क्रीन। जी जुनेद, मुझे बताइएगा कि आपको विजिबल हुई स्क्रीन? यस सर। ये जो मैंने आपको अभी एक बुक इसमें ओपन की है, ये आपको विजिबल हो रही है? यस सर। चलें, वेरी गुड, ठीक हो गया। ओके, ये चैप्टर नंबर 1 मैंने ओपन किया है, इंजन टाइप्स एंड देयर ऑपरेशंस। इज इट विजिबल यस टू सर। ऑल? यस सर। ओके, चले हम इसी के ऊपर हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर 1 है। बुक जो है, जैसे टाइटल ऊपर लिखा हुआ आ रहा है, इंटरनल कंबस्शन इंजन फंडामेंटल्स बाय हेवुड। हेवुड की बुक है। ये बुक आपको आज ही अपलोडेड फॉर्म में मिलेगी। मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगा उसका, इसका वन ड्राइव का। उसमें जाएंगे आप, आपको आईसी इंजन का एक फोल्डर मिलेगा और फोल्डर के अंदर ये बुक आपको मिल जाएगी, राइट? ओके सर। सो अच्छा, 2 बुक्स होंगी वहाँ पे पड़ी हुई, दोनों यही वाली बुक्स होंगी, हेवुड की बुक्स ही होंगी। दोनों में डिफरेंस ये होगा कि एक होगा फर्स्ट एडिशन, एक होगा सेकंड एडिशन। ये जो मैंने ओपन किया हुआ है इस वक्त, ये सेकंड एडिशन है। ये थोड़ा सा अपडेटेड है, लेटेस्ट है, 2018 के अंदर ये अपडेट हुआ है। जो ओरिजिनल बुक है वो कोई 1990s की लिखी हुई है, जो फर्स्ट एडिशन होगा। आप दोनों को कंसल्ट कर सकते हैं, दोनों को देख सकते हैं। जो आपका पेपर होगा ना, जो आपकी एग्जामिनिंग होगी या जो आपकी वैल्यूएशन होगी, उसके यस सर। लिए मैं जो फर्स्ट एडिशन होगा, यानी कि जो सेकंड बुक होगी, ये वाली नहीं, दूसरी वाली, उसको कंसल्ट करूँगा। उसी को ही आपने सामने रख के पढ़ना है। ये वाला एडिशन मैंने इसलिए आपके साथ शेयर किया है कि ये कलर्ड एडिशन है। इसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो एडवांस्ड हैं, ज़्यादा हैं, मज़ीद अपडेट की हुई हैं। आप इसको भी पढ़ें, लेकिन आप जब फाइनल अपनी प्रिपरेशन करेंगे तो वो आप फर्स्ट एडिशन से करेंगे। वो थोड़ा सा शॉर्ट है, कॉम्प्रिहेंसिव है, यानी उसमें कंटेंट थोड़े से कम हैं। जो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं वही हैं उसके अंदर। तो आप दोनों की हेल्प ले सकते हैं, लेकिन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपने उसी को फॉलो करना है। राइट। इसमें इंट्रोडक्शन के अंदर सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं। आप थोड़ी सी आई वुड सजेस्ट कि आप ज़रा एक्टिव हो के बैठिएगा। मुझे बिल्कुल, यानी सिंपल से वे में जो छोटी छोटी चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करूँगा, आपने रिस्पॉन्ड करना है, चाहे वो सही है गलत है जैसे भी है, डजेंट मैटर। जो मैं चीज़ आपसे पूछूँगा आपने कोशिश करनी है कि उसका रिप्लाई करें जैसा भी आपके माइंड में है, बगैर किसी किस्म की हेजिटेशन के। सो लेट्स बिगिन फ्रॉम द इंजन। सो क्या इंजन के बारे में जब आप इस वर्ड को आपके सामने बोला जाता है तो व्हाट डू यू फील अबाउट इट? ये क्या चीज़ होगी? व्हाट इज़ एन इंजन? सर इंजन, इसके बारे में कोई भी कमेंट आप। सर जो भी हमारी मशीनरी है उसको पावर ट्रांसफ़र करने के लिए हम यूज़ करते हैं इंजन। लेट्स सपोज सर मोटर बाइक है और कार है और मैनी सर। यानी कि सोर्स ऑफ पावर है बेसिकली हमारी मशीन्स के यस लिए। सर। बिल्कुल ठीक है। एनी अदर आइडिया, एनी अदर कमेंट अबाउट द इंजन? सर हम किसी भी फ्यूल को यूज करके मल्टीपल प्रोसेसेस के जरिए हम एक पावर को, एक टाइप ऑफ एनर्जी को दूसरी टाइप ऑफ एनर्जी में। बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त कहा। ये दोनों दोनों कॉन्सेप्ट ही बिल्कुल ठीक हैं। एक ने कहा कि इंजन इज़ अ काइंड ऑफ प्राइम मूवर। प्राइम मूवर का कॉन्सेप्ट आपको पता होगा। प्राइम मूवर वो बेसिकली मशीन होती है जो किसी दूसरी मशीन को मूव करवाने के लिए उसको मोशन प्रोवाइड करती है। उसमें इंजन भी है,
उसमें गैस टरबाइन भी है, उसमें स्टीम टरबाइन भी है। ये सारे के सारे प्राइम मूवर्स होते हैं। प्राइम मूवर वो मशीन्स होती हैं जो खुद बेसिकली किसी दूसरी मशीन को ड्राइव करने के लिए यूज़ होती हैं, पावर सोर्स के तौर पे यूज़ होती हैं। सो इंडस्ट्री के अंदर अगर हम देखें तो प्राइम मूवर्स जितने भी यूज़ होते हैं उसमें इंजन्स हैं, उसमें टरबाइंस हैं, चाहे वो स्टीम टरबाइन हो या गैस टरबाइन हो, उसमें इलेक्ट्रिक मोटर्स होती हैं जो बिजली से चलने वाली मोटर्स होती हैं, वो यूज़ होती हैं। सो इंजन इज़ अ काइंड ऑफ प्राइम मूवर। जो दूसरा कॉन्सेप्ट था डिस्कस हुआ उनमें, आपने कहा कि वो एनर्जी को ट्रांसफॉर्म किया जाता है एक फ्यूल से दूसरी फॉर्म के अंदर, यानी जो फ्यूल की एनर्जी है जो बेसिकली केमिकल एनर्जी होती है। फ्यूल अगर हम यूज़ करते हैं इंजन में तो डेफिनेटली वो एक केमिकल कंटेंट है, केमिकल कंपाउंड है जिसको हम बर्न करते हैं, कंबसन करवाते हैं उसकी, और उससे एनर्जी लेकर हम उसको मैकेनिकल मोशन की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। सो इंजन बेसिकली यही काम करता है, यानी केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। यही पहली लाइन है जो इस बुक की फर्स्ट लाइन है, उसमें यही लिखा हुआ है। उसके बाद इंटरनल, उसके बाद इसकी दो टाइप्स का डिस्कस किया गया है, दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है इंजन को। एक को कहा गया है इंटरनल कंबसन इंजन एंड द सेकंड वन इज नोन एज एक्सटर्नल कंबसन इंजन। सो ये कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर होगा, इंटरनल कंबसन का और एक्सटर्नल कंबसन का आपने सुने होंगे ये वर्ड्स। इंटरनल कंबसन यस सर। मीन जिसके अंदर कंबसन प्रोसेस जो है वो इनसाइड द इंजन ही हो यस रहा है, यानी जो बेसिक मशीन है उसके अंदर ही कंबसन प्रोसेस हो रहा है और उससे हम पावर प्रोड्यूस कर रहे हैं। जो एक्सटर्नल कंबसन है उसमें डिफरेंस ये होता है कि जो कंबसन प्रोसेस है दैट इज़ टेकिंग प्लेस एट सम अदर प्लेस, कहीं और हो रहा होता है, और उसका जो रिएक्शन है, जो उसका मैकेनिज्म है मैकेनिकल पावर का, वो किसी और जगह पे जाके कंप्लीट हो रहा होता है। इसकी बेस्ट एग्जांपल अगर मैं आपसे ही लेना चाहूँ एक्सटर्नल कंबसन इंजन की, तो आपके माइंड में कोई ऐसी एग्जांपल आती है जिसको हम कोट कर सकें एज एन एग्जांपल ऑफ एक्सटर्नल कंबसन इंजन? एनी एग्जांपल ऑफ एक्सटर्नल कंबसन इंजन? सर किसी के माइंड में कोई भी इसकी एग्जांपल हो? इंटरनल कंबसन इंजन की तो बेशुमार एग्जांपल्स है ना, वो तो हमारे पास यस मौजूद है। सर। जितने भी इंजन हम देखते हैं बाहर गाड़ियों में, मोटरसाइकिलों में, हर चीज़ में जो इंजन यूज़ हो रहा है वो इंटरनल यस कंबसन सर। यूज़ हो रहा है। एक्सटर्नल कंबसन इंजन की कोई एग्जांपल हम कोट कर सकते हैं? सर इज इट बॉयलर? बिल्कुल बॉयलर ही होता है यार, यही तो मैं सुनना चाह रहा था आपसे। बेसिकली जो स्टीम ड्रिवन इंजन होता है ना, उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल कंबसन इंजन। और आपको पता ही है कि स्टीम जहाँ प्रोड्यूस होती है उसको हम बॉयलर कहते हैं। सो बेसिकली जो इंजन का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ ना, ये बड़ा मज़ेदार कॉन्सेप्ट है, इसको भूलिएगा कभी ना। बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है इंजन की। मैंने जो पहला लेक्चर हुआ था टूटा फूटा सा, उसमें भी थोड़ा सा डिस्कस करने की कोशिश की थी, लेकिन उसमें वो कुछ बीच में प्रॉब्लम से पता नहीं आप लोग नहीं उसको सुन पाए होंगे। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। जो इंजन की डिस्कवरी है ना, दिस इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फिनोमिना। ठीक है, ये इन इटसेल्फ एक बहुत लंबी डिबेट है कि इंजन कैसे बना, फर्स्ट इंजन कैसे बना। इसका लिंक है एनर्जी क्राइसिस के साथ। एनर्जी क्राइसिस की बातें तो हम हर रोज़ सुनते हैं ना कि पाकिस्तान इज़ फेसिंग सीवियर एनर्जी क्राइसिस, और दुनिया में ये चल रहा है वो चल रहा है, दुनिया की एनर्जी डिमांड पूरी नहीं हो रही। लेकिन आप कभी ये सोचा हो आपने, या कभी डिस्कस किया हो कि जो फर्स्ट एनर्जी क्राइसिस दुनिया में आया था पहली मरतबा, वो कब आया था, क्यों आया था, और कहाँ पे आया था? कोई इसका कोई थोड़ा बहुत आइडिया है आप लोगों को? फर्स्ट एनर्जी क्राइसिस इन द वर्ल्ड वो कब हुआ और कहाँ पे हुआ और कैसे हुआ? एनी एनी आइडिया अबाउट दिस फर्स्ट एनर्जी क्राइसिस? ये जो इंजन की डेवलपमेंट है ना, वो बेसिकली लिंक्ड है एनर्जी क्राइसिस के साथ, एनर्जी डिमांड के साथ, एनर्जी यूटिलाइजेशन के साथ। ये एक पार्ट ऑफ एनर्जी गेम था जिसके अंदर इंजन निकल के सामने आया। सो जस्ट ब्रीफली अगर आप में से कोई शेयर करना चाहे, ये एक बड़ी मज़ेदार स्टोरी है जो इंजन के साथ रिलेट करती है। तो किसी को आइडिया है या नहीं? शायद नो सर। शायद वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान आया हो। नहीं नहीं नहीं, वर्ल्ड वार टू के दौरान तो बहुत एडवांसमेंट हो चुकी हुई थी, बहुत ज़्यादा चीज़ें डेवलपमेंट हो चुकी हुई थी। इंजन की बड़ी एडवांस्ड फॉर्म सामने आ चुकी थी, प्लेन्स बन चुके थे, ट्रेन्स बन चुकी थी, गाड़ियाँ बन चुकी थी।
उस वक्त तो इंजन अपनी मैच्योर फॉर्म में, जो हमारे पास आजकल फॉर्म नज़र आती है ना, तकरीबन उससे मिलती जुलती फॉर्म में इंजन आ चुका हुआ था, बड़ी एफिशिएंट फॉर्म में आ चुका हुआ था। जो अर्ली इंजन है वो आज से कोई 250-300 साल पहले सामने आया था। जो अर्लीस्ट इंजन बना था ना, वो आज से कोई 250-300 साल पहले बना था। ठीक है, ये बात होगी कोई 1750 की या लगभग कोई 1800 समथिंग की। तो उस वक्त ये इंजन, जो फर्स्ट इंजन था, वो स्टीम इंजन की फॉर्म में था और वो सामने आया। अच्छा, मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि जो एनर्जी क्राइसिस है उसका क्या लिंक है इसके साथ। तो एनर्जी क्राइसिस का लिंक इस तरह से है, शायद आपने कभी पढ़ा हो, कभी इस तरह की स्टोरी सुनी हो कि पुराने दौर में, यानी अगर हम बात करें आज से कोई 4000 साल पहले की, 3000 साल पहले की, इवन 2000 साल पहले की, तो दुनिया में जो सबसे कीमती चीज़ उस वक्त समझी जाती थी ना, जैसे आजकल सबसे कीमती चीज़ गोल्ड है और डायमंड है, इस तरह की चीज़ें, तो उस वक्त ये चीज़ें इतनी ज़्यादा शायद नहीं थी दुनिया को मालूम। इनकी जगह पे जो मटेरियल यूज़ होता था, वो आप गेस कर सकते हैं क्या होगा वैसे? कोई ऐसा सर मटेरियल आयरन। जो है, नहीं आयरन नहीं, इट आयरन वाज ही। ग्लास। ग्लास मटेरियल था, ग्लास। गिलास, इसके अंदर हम पानी पीते हैं जिसको हम दर्जनों के हिसाब से तोड़ भी लेते हैं। तो वो गिलास था जो बेसिकली एक इंतहाई कीमती मटेरियल समझा जाता था आज से हज़ारों साल पहले। और वो होता था या तो बड़े बड़े जो बादशाह टाइप लोग होते थे, या फिर चर्चिज़, जो बड़े बड़े उनके मजहबी इबादत गाहें होती थी, उनके पास ये होता था, और आम लोगों के पास इसकी कोई एक्सेस नहीं होती थी। तो ग्लास वाज द मटेरियल जहाँ से स्टोरी शुरू होती है। अब आप मुझे अगेन एक गेस करें कि ग्लास बनता कैसे है। आप में से कोई भी रफली, मैं आपसे कोई प्रिसाइज आंसर नहीं सर लूँगा। तो पाउडर ये मेटलर्जी सर। ग्लास का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या होता है बोला? सर पाउडर मेटलर्जी। पाउडर मेटलर्जी है। मटेरियल कौन सा यूज़ होता है? सर मटेरियल फाइबर नहीं सर। कौन सी? सर मटेरियल यूज होता है सर सिरामिक्स। सिलिका। सिलिका, रेत। सिलिका, यस सर तो हम सिलिका। नॉर्मल नॉर्मल वर्ड्स में रेत कहते हैं, सिलिका यूज़ होता यस है सर। गिलास के लिए। ठीक है। अच्छा, आप गेस कर सकते हैं कि सिलिका को ग्लास में बनाने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए, हमें सिलिका को मेल्ट करना पड़ेगा, ऐसी है ना? यस सर। और कोई कितना को टेम्परेचर होगा सिलिका का, मेल्टिंग पॉइंट कितना होगा, यानी कितना को टेम्परेचर चाहिए होगा उस रेत को मेल्ट करने के लिए सर अंदाजन? आई थिंक 1500-1600 डिग्री पंद्रह सेंटीग्रेड। सोलह सौ बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये 1500-1600 के करीब करीब ही होता है, 2000 डिग्री सी के करीब होता है। अच्छा, आज के दौर में अगर हम सिलिका को मेल्ट करना चाहें तो मसला ही कोई नहीं। ठीक है, टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, दुनिया में फैक्ट्रीज लगी हुई हैं, धड़ाधड़ वो मेल्टिंग हो रही है, फर्नेसेस लगी हुई हैं। लेकिन अगर हम 2000-3000 साल पीछे जाएं और उस वक्त सिलिका को मेल्ट करना हो, तो आपका क्या ख्याल है, क्या ये कोई आसान काम होगा? नो सर। नॉट एट ऑल। तो उस वक्त जो ग्लास बन रहा था ना, कोई एक आध फैक्ट्री पूरी दुनिया में कहीं पे, जो बड़ी तरक्की याफ्ता कौमें थी उस वक्त की, वहाँ पे मौजूद थी। और उसके अंदर ग्लास को मेल्ट करने के लिए जो फर्नेस यूज़ हो रही थी, वो फर्नेस में उस वक्त क्या ख्याल है, गैस तो अवेलेबल नहीं होगी, ना ऑयल होगा, नो ना सर। ना डीजल होगा, ना इस तरह की कोई चीज़ होगी। वहाँ तो सिर्फ और सिर्फ एक ही सोर्स ऑफ एनर्जी होता था, वो कोल। फॉरेस्ट होते थे, लकड़ियाँ होती थी, ऐसी है ना? यस सर। यस सर। तो क्या ख्याल है, अगर किसी ने वहाँ पे कोई एक इंडस्ट्री भी ग्लास की रन करनी थी, या वो कर रहा होगा, तो उसको बेपना एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, और वो सारी की सारी एनर्जी आ रही होगी फॉरेस्ट से, ऐसी है ना? यस सर। यस सर। अच्छा, अब जैसे जैसे आपको पता है ना, ये दुनिया में एक नेचुरल साइकिल होता है कि दुनिया में हर वक्त एक रीजन से दूसरे रीजन में ट्रेडिंग हो रही होती है, लोग आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं, मिल रहे होते हैं, ऐसी है ना? तो अगर यस किसी सर। जगह पे एक एक इंडस्ट्री लगी हुई थी या होगी, तो वो कुछ अरसे के बाद वो यकीनन उसकी जो प्रोडक्ट्स होंगी वो दूसरी दुनिया में जाती होंगी, आगे पीछे मूव करती होंगी। तो उसकी डिमांड में इजाफा हुआ होगा। जब डिमांड में इजाफा हुआ होगा तो उसकी प्रोडक्शन बड़ी होगी, प्रोडक्शन बड़ी होगी, तो एक वक्त ऐसा आया होगा कि वो मल्टीप्लाई होगी होगी वो इंडस्ट्री। तो ऐसा ही हुआ, जैसे जैसे ग्लास की डिमांड बढ़ती गई, प्रोडक्शन बढ़ती गई, प्रोडक्शन बढ़ती गई, तो वो जो फर्नेसेस थी जो ग्लास को बनाने के लिए यूज़ हो रही थी, वो दूसरी जगहों पे मूव होना शुरू हो गई, मल्टीप्लाई होना शुरू हो गई। और जैसे जैसे मल्टीप्लाई होना शुरू हो गई, तो वो चूंकि उसका टोटल डिपेंडेंस जो था वो वुड के ऊपर था, फॉरेस्ट के ऊपर था, तो वो सारे का सारा जो लोड था वो फॉरेस्ट पे आना शुरू हो गया।
और फिर बड़ी तेज़ी के साथ फॉरेस्ट की डिफॉरेस्टेशन शुरू होगी, यानी जो क्राइसिस था वो फॉरेस्ट का शुरू हो गया। ठीक है, सो जो फर्स्ट क्राइसिस था ना एनर्जी का, वो बेसिकली फॉरेस्ट्री का क्राइसिस था, वो डिफॉरेस्टेशन क्राइसिस था जो कि डेवलप हुआ ड्यू टू ग्लास इंडस्ट्री। बात समझ आ गई? सर। तो अब ये है हज़ारों साल पहले की बात। अच्छा, उस वक्त क्या हुआ फिर आपको पता है? यानी ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमिना है कि कुदरत जो है ना वो इंसान के साथ साथ चलती है, उसको गाइड करती है हमेशा। ऐसे कभी भी नहीं हुआ कि इंसानों के ऊपर कोई बहुत टफ टाइम आया हो और कुदरत ने, अल्लाह ताला ने उसको, इंसानों को छोड़ दिया हो फ्री में कि जाओ जो मर्जी करो। ऐसा नहीं होता। जैसे ही एक क्राइसिस आता है तो उसका कोई ना कोई सोल्यूशन कहीं से डिस्कवर हो जाता है, राइट? ऐसे ही तो उस वक्त भी एग्जैक्टली ऐसे ही हुआ, जब जब फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा डिप्लीट होना शुरू हो गए, उसकी जो डिफॉरेस्टेशन का प्रोसेस था बहुत तेज़ हो गया, तो फॉरेस्ट की कमी होना शुरू हो गई, लकड़ियों की कमी शुरू हो गई और एक एनर्जी क्राइसिस आ गया, दुनिया में आना शुरू हो गया। तो साथ ही दुनिया को फर्स्ट टाइम इंटरेक्शन हुआ कोल के साथ। अब एनर्जी तो चाहिए थी दुनिया को, क्योंकि इंडस्ट्रीज तो लगी हुई थी और वो इंडस्ट्रीज धड़ाधड़ काम भी कर रही थी। तो ऐसा तो नहीं हो सकता था कि आप इंडस्ट्री को बंद कर दें। तो लोगों ने क्या किया, उन्होंने अल्टरनेट एनर्जी सोर्सेज ढूंढना शुरू किए और वो ढूंढते ढूंढते बात पहुंच गई कोयले तक। जो फर्स्ट कोल था ना, फर्स्ट कोल जो सोर्सेज थे ना वो डिस्कवर हुए एज अ रिजल्ट ऑफ हाई एनर्जी डिमांड। बहुत ज़्यादा एनर्जी डिमांड को पूरा करने के लिए कोल के रिजर्व्स डिस्कवर हुए। और कोल इनिशियली डिस्कवर हुआ था इनके ऊपर से, दरियाओं के करीब से, यानी जो बड़े बड़े दरिया होते थे ना उनके किनारों से कोल के जो थे वो छोटे छोटे पीसीज मिलना शुरू हुए, जहाँ से फिर वो कोल माइन शुरू हो गई और फिर चल सो चल। अच्छा, जब कोल के ऊपर बात आई ना, तो कोल तो एक बहुत अच्छा सोर्स ऑफ एनर्जी था। अब सारे का सारा लोड चला गया कोल के ऊपर। ठीक है, यस। उसके बाद थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो बात आ जाती है जिसको हम कहते हैं मिडल एज। और मिडल एज आपको याद होगा, मिडल एज और मॉडर्न एजेस, ये दो ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको हम लिंक करते हैं। यानी अगर हम मिडल एज की बात करें ना तो वो चलती है 600 समथिंग से लेके और तकरीबन वो चलती है 1200 1300 1400 ईस्वी तक। यानी आप ये कह लें कि वो टाइम जब इस्लाम शुरू हो रहा था दुनिया में, जब नबी सल्लम आए थे 570 में, तो यस। उस वक्त से लेके और कोई 1200 1400 1300 ईस्वी तक जो है वो मिडिल एज का दौर था। इस दौर के अंदर इस्लाम टॉप पे था, पीक पे था। और इसके बाद जो अगला दौर आता है, अच्छा इस दौर के अंदर ना, ये जो मिडिल एज थी ना, इंडस्ट्रीज़ नहीं थी दुनिया में, इतनी ज़्यादा कम इंडस्ट्रीज़ थी। ज़्यादातर जो काम हो रहा था वो ज़राअत पे हो रहा था, एग्रीकल्चर पे हो रहा था। ठीक है, बहुत थोड़ी सी इंडस्ट्रीज़ होती थी जो कि आम तौर पे वॉर इंडस्ट्री होती थी या डिफेंस से रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ होती थी या कोई इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें बन रही होती थी। तो जैसे ही ये मिडिल एज ख़त्म होती है ना तो मॉडर्न एज आती है, तो उसमें सबसे पहला जो काम होता है ना वो इंडस्ट्रियल ब्रेक थ्रू होता है। बहुत बड़े पैमाने पे इंडस्ट्रीज़ लगना शुरू होती हैं वेस्ट में। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का वर्ड आपने सुना होगा दुनिया के अंदर। तो जैसे ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू होता है तो इंडस्ट्री को चलाने के लिए तो चाहिए आपको अगेन एनर्जी। इंडस्ट्री तो एनर्जी की बेस पे चलेगी। तो एनर्जी का जो सोर्स था दुनिया के सामने वो कोल था। तो अब जैसे जैसे एनर्जी इंडस्ट्री बढ़ना शुरू हुई तो लोड जो था कोल पे वो बढ़ना शुरू हो गया। अब एक नया चैलेंज सामने आ गया और वो था कोल माइनिंग का। कोल तो अवेलेबल था माइंस के अंदर, लेकिन उसकी माइनिंग बहुत स्लो थी, उसको निकालना और बाहर ट्रांसपोर्ट करना ये बहुत स्लो था। तो उसकी माइनिंग प्रोसेस को तेज़ किया गया। ये जो रेल रोड्स होती है ना, रेल नेटवर्क जो हम बिछाते हैं, रेल की लाइंस होती है ना, ये रेल की लाइंस को ले किया गया फर्स्ट टाइम माइंस के अंदर, और कोल को माइन में से निकालने के लिए, यानी मैनुअली। वो होता इस तरह से था कि छोटे छोटे कार्ट से बने होते थे और वो उस रेलवे की लाइन के ऊपर वो चल रहे होते थे और मैनुअली लोग जो थे ना वो उनको घसीट रहे होते थे, उनको बाहर ला रहे होते थे कोल की माइन के अंदर से। तो इस तरह से वो काम हो रहा था कोल माइनिंग का। अब जब इंडस्ट्री लगी धड़ाधड़ और बहुत ज़्यादा उस पर लोड आया, तो ये चैलेंज फील हुआ कि आप कोल की माइन को किसी तरह से ऑटोमेट किया जाए, तेज़ किया जाए, फास्ट किया जाए, ताकि कोल ज़्यादा मिकदार में अवेलेबल हो। उसका सोल्यूशन निकला, क्योंकि ये जो स्टीम का प्रोसेस है ना, स्टीम प्रोसेस ये बहुत पुराना है। स्टीम बहुत पहले से बन चुकी हुई थी और कहीं ना कहीं इससे मैकेनिकल वर्किंग भी ली जा रही थी। यानी स्टीम से दुनिया
वाकिफ इस्लामी जो साइंटिस्ट थे उन्होंने भी वो भी यूज़ कर रहे थे, और दुनिया में और भी काफ़ी जगहों पे स्टीम की यूटिलाइजेशन हो रही थी, लेकिन स्टीम इंजन नहीं था। तो वो फिर जो उस वक्त के जो थिंकर्स थे, जो आपको पता है हर दौर में लोग मौजूद होते हैं जो जो सोच रहे होते हैं, जो रिसर्च कर रहे होते हैं, जो उस वक्त के थिंकर्स थे, जो कोल माइंस के प्रोसेस को देख रहे थे, उन्होंने सोचना शुरू किया कि क्यों ना हम स्टीम जो ऑलरेडी हमारे पास है उसको यूज़ करके तो हम कोई ऐसी मशीन बनाएं जिससे वो हम घुमा सकें, व्हील्स को घुमा सकें। तो जो पहला स्टीम इंजन था ना, वो बेसिकली उस कोल माइनिंग के प्रोसेस को ज़्यादा तेज़ करने के लिए वो डेवलप किया गया एज अ रिजल्ट, एज अ सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। यानी वो जो प्रॉब्लम आ रही थी उसके सोल्यूशन के तौर पे वो सामने आया पहला स्टीम इंजन। गॉट द आइडिया? सर। यस सर। आप बात को फॉलो कर रहे हैं? यस सर। अच्छा, इसमें अगर कहीं पे कंफ्यूजन हो तो आप बेशक बात डिस्कस कर सकते हैं। ये डिस्कशन है, ये कोई प्रॉपर कोई ऐसा कोई रफ एंड टफ कॉन्सेप्ट नहीं है, डिस्कशन है बेसिक से। अच्छा, वो जो यस स्टीम इंजन था ना, वो जब सामने आया तो उसके बाद फिर उस इंजन के ऊपर काम शुरू हुआ, और वो इंजन था एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन, जिसमें स्टीम कहीं और प्रोड्यूस हो रही थी और पावर कहीं और प्रोड्यूस हो रही थी। अब उस इंजन की ऊपर वर्किंग होना शुरू हुई, और उसको फिर आहिस्ता आहिस्ता डेवलप किया गया एक ऐसे इंजन के अंदर जिसको कहा गया आईसी इंजन, इंटरनल कंबस्शन इंजन। ठीक है। अब ये जो आगे जितनी भी थेरी है ना इसके अंदर, ये जो पेजेस हैं, इसमें वही सारी आपको हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी कि कैसे बना वो फर्स्ट इंजन, कौन कौन से साइंटिस्ट इन्वॉल्व थे, कब शुरू हुआ, और उसमें मतलब स्टार्टिंग में क्या था, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ। तो ये सारी स्टोरीज़ हैं। ठीक है। इसमें सिर्फ डेट्स लिखी हुई हैं कि प्रोसेस कब शुरू हुआ, फिर अगला प्रोसेस कब फर्स्ट एफिशिएंट, यानी अब जैसे यहाँ पे ये आप देख रहे हैं कि जो इनिशियल हमारे पास इंजन था ना, उसकी एफिशिएंसी थी 5%, 5% ओनली, और उसमें जो फ्यूल यूज़ हो रहा था ना, वो हो रहा था बर्न्ड कोल, गैस और एयर मिक्स, ये यूज़ हो रहा था। यानी कि कोल को वो कन्वर्ट करते थे कोल गैस के अंदर, कोल की बर्निंग यस करवा सर। के। ये एक प्रोसेस होता है जिसमें हम कोल को हीटअप करते हैं, और इस बर्निंग, उसको आग लगा देना वो नहीं, वो और चीज़ होती है, वो तो जल जाएगा ना, वो तो CO2 बन जाएगी उसकी। एक होता है जिसमें हम कोल को बर्न करते हैं विद विद द अवेलेबल ऑफ विद द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन होती नहीं है, उसको विदाउट ऑक्सीजन हम उसको बर्न करते हैं, उसको हीटअप करते हैं, उससे कोल गैस बनती है। वो कोल गैस क्या होती है, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन होती है, CO+H2 होती है कोल गैस, या इस तरह से कुछ और गैसेज होती हैं। वो जो कोल गैस होती है ना, वो कंबस्टिबल होती है, यानी कि उसको आग लग सकती है। वो जस्ट लाइक जैसे हमारे घर में नेचुरल गैस आती है, सुई गैस आती है, उसी तरह की होती है। तो वो जो कोल गैस थी वो अवेलेबल थी। उन्होंने ये किया कि उस इंजन के अंदर उस कोल गैस को एयर के साथ मिक्स करके भेजना शुरू कर दिया, और इस तरह से प्रोसेस शुरू करवा दिया। और ये बात है 1860 से 65 के दरमियान, यानी इस तरह का इंजन जो था वो बन चुका हुआ था। और ना सिर्फ एक बन चुका था, बल्कि 5000 इंजन दुनिया में बना के इन 5 सालों में बेच दिए गए थे। यानी आप अंदाज़ा लगाएं उस वक्त की कमर्शियल रिक्वायरमेंट का, कि 5000 इंजन 5 सालों के अंदर 1860 से लेके 1865 तक, ये पहले यानी कि बिल्कुल इनिशियल इंजन था जिसकी एफिशिएंसी 5% थी, वो बेच दिए गए। उसके बाद क्या हुआ, फिर फर्दर इस पर काम शुरू हो गया। फर्दर साइंटिस्ट आए और उन्होंने इसके अंदर इम्प्रूवमेंट करना शुरू कर दी, और वो इम्प्रूवमेंट होते होते इसकी एफिशिएंसी चली गई 11% पे, और मज़ीद 5000 इंजन जो थे वो बना के बेच दिए गए जिनकी एफिशिएंसी 11% थी। ठीक है। अब इसमें इसमें था क्या, वो इसके अंदर आपको मिलेगा थोड़ा सा फर्दर जो है ना, जो उसकी डिटेल है। मसलन जो दोनों में जो मेजर डिफरेंस है ना, ऊपर वाले में और सेकंड स्टेप वाले इंजन में, वो ये है, जो फर्स्ट स्टेप इंजन बना था ना, उसमें कंप्रेशन नहीं थी। कंप्रेशन प्रोसेस आप समझते हैं ना, कि जब हम इंजन को ऑपरेट करते यस हैं सर। तो उसमें सबसे पहले इनटेक वो स्ट्रोक होता है, और उसके अंदर यस वो सर। पिस्टन मूव करता है, पीछे से वो सक कर लेते हैं एयर को और फ्यूल को। उसके बाद उसको वापस कंप्रेस करता है, उसका प्रेशर रेज करते हैं।
तो इस तरह का कोई कंप्रेशन प्रोसेस नहीं था जो फर्स्ट इंजन था ना। उसमें क्या होता था कि बगैर कंप्रेशन के ही उसकी बर्निंग हो जाती थी, यानी कि वो जब उसको अंदर सक करते थे ना सिलेंडर के अंदर पिस्टन के साथ, तो अभी पिस्टन वापस शुरू करता था ना जब उसकी मूवमेंट को, तो वहीं पे वो कंबसन उसकी स्टार्ट हो जाती थी, यानी कि बगैर कंप्रेशन प्रोसेस के ही उसकी कंबसन हो जाती थी। यानी जैसे ही उसके अंदर आता था सिलेंडर के अंदर फ्यूल और एयर का मिक्सचर, तो साथ ही उसको वो फायर कर देते थे, और इस वजह से उसकी बहुत कम एफिशिएंसी थी। अच्छा, जो सेकंड यस वन था ना, सेकंड स्टेप पे, उसमें कंप्रेशन शुरू हो गई थी, यानी उसमें थोड़ा सा उन्होंने जो कंप्रेशन प्रोसेस था वो जिसकी एफिशिएंसी बढ़ गई, और फिर ये एफिशिएंसी का जो लेवल है वो बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। इसमें फर्दर चेंजेस आती गई, डिफरेंट जो टेक्निक्स थी वो इस पर अप्लाई की गई, और वो एज ए रिजल्ट हमारे पास एक मॉडर्न इंजन आ गया। मसलन इसमें लास्ट लाइन पे, थर्ड पैराग्राफ की लास्ट लाइन पे उन्होंने लिखा है कि 1890 के अंदर 50,000 इंजन जो थे वो पूरे यूरोप में और यूएस में, 1890 की बात कर रहे हैं, 50,000 इंजन जो थे वो बेच दिए गए। और ये थर्ड पैराग्राफ के अंदर उसने कहा है कि 4 पिस्टन स्ट्रोक्स भी आ चुकी थी, यानी वो जो 4 स्ट्रोक इंजन की हम बात करते हैं ना, वो 4 स्ट्रोक इंजन प्रॉपरली डेवलप हो चुका था। इसके अंदर एक और वर्ड यूज़ हुआ हुआ है ये दरमियान में करके, इनकारपोरेटिंग अ स्ट्रेटिफाइड चार्ज इंडक्शन सिस्टम, ये टर्म है स्ट्रेटिफाइड चार्ज इंडक्शन सिस्टम। इसको ज़रूर पढ़िएगा, नेट पर भी सर्च कीजिएगा। मैं ब्रीफली आपको बता दूं कि ये क्या होता है। इसमें ये होता है, आम तौर पे जो हमारा मॉडर्न वर्किंग मैकेनिज्म होता है ना इंजन का, उसमें ये होता है, जो आजकल की हम बात अगर करें, उसमें ये होता है कि जो जो इंडक्शन होती है ना चार्ज की, यानी कि जो एयर चार्ज का मतलब होता है एयर और फ्यूल मिक्सचर। तो जो एयर और फ्यूल मिक्सचर होता है उसके अंदर वो यूनिफॉर्मली आता है, यानी अ, उसकी जो उसकी कंपोजिशन होती है वो यूनिफॉर्म होती है। यानी शुरू से लेके जैसे ही वो सक्शन प्रोसेस स्टार्ट होता है और एंड तक कंप्लीट होने तक, इनटेक स्ट्रोक कंप्लीट होने तक, जितना भी एयर और फ्यूल का मिक्सचर अंदर आएगा ना सिलेंडर के अंदर, वो यूनिफॉर्म आएगा उसकी, यानी कि वो मिक्स होगा, एक जैसा मिक्स होगा। स्ट्रेटिफाइड के अंदर ऐसा नहीं होता। स्ट्रेटिफाइड के अंदर ये होता है कि जहाँ पे स्पार्क प्लग लगा होता है, जहाँ पे स्पार्किंग होनी होती है, जहाँ से कंबसन प्रोसेस में स्टार्ट होना होता है, उस जगह पे जो मिक्सर होता है एयर और फ्यूल का, वो रिच मिक्सर होता है। दो तरह के मिक्सर्स होते हैं, एक को हम कहते हैं रिच मिक्सर, एक को हम कहते हैं लीन मिक्सर। जो रिच मिक्सर होता है उसमें फ्यूल के कंटेंट्स ज़्यादा होते हैं, फ्यूल ज़्यादा होता है, यानी गैस है तो वो ज़्यादा होगी, या ऑयल है तो वो ज़्यादा होगा। और वो जो रिच मिक्सर है ना एयर और फ्यूल का, वो शुरू में, यानी कि उस हिस्से में सिलेंडर के उस रीजन में जहाँ पे स्पार्क प्लग लगा होता है, जहाँ से स्पार्किंग इनिशिएट होनी होती है, इग्निशन प्रोसेस स्टार्ट होना होता है, वहाँ पे उसकी वो मिक्सर की रिचनेस ज़्यादा होती है, यानी उसमें फ्यूल के कंटेंट ज़्यादा होते हैं, और आगे वो दूसरी एरियाज़ में कम होते हैं। तो ये इस तरह से सेटिंग की गई थी कि जिसमें ताकि वो एक फायरिंग प्रोसेस जो है ना उसको तेज़ किया जा सके। सो ये यानी इसमें कुछ चेंजेस आती गई, और इस तरह से इंजन जो था वो एडवांस होता गया। उसके बाद है इसमें फर्दर छोटी छोटी चीज़ें आपको मिलेंगी, ये पूरा डिटेल में तो मैं अब डिस्कस नहीं कर सकता, काफ़ी 3-4 पेजेस की थेरी है, आप इसको एक दफ़ा पढ़िएगा। उसके बाद फिर डीजल इंजन की बात आती है। वो जो डीजल साइंटिस्ट था रेडोल्फ डीजल, 1913 तक वो रहा, उसने अपना एक इंजन दिया जिसको डीजल इंजन कहते हैं, जो कि सिर्फ कंप्रेशन बेस्ड था, यानी उसमें स्पार्क प्लग नहीं था, उसमें कोई इग्निशन सोर्स नहीं था, वो सिर्फ कंप्रेशन के बाद उसका टेम्परेचर इतना रेज हो जाता है एयर और फ्यूल का कि उसको वो फायरिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। सो इसकी बात हुई है। उसके बाद फिर फर्दर छोटी छोटी चीज़ें हैं, तो ये आप जो है ना इसको एक दफ़ा गो थ्रू लाजमी कर लेने। ये सिर्फ स्टोरी है जिसमें आपको पता चलेगा कि इंजन शुरू कैसे हुआ और उसकी एडवांसमेंट कैसे हुई, और वो जो मॉडर्न जो हमारे पास इंजन की शक्ल है वो कैसे वहाँ तक पहुँचा। तो ये 3-4 पेजेस हैं। जो फर्स्ट एडिशन का होगा ना, ये सेकंड एडिशन में तो कुछ ज़्यादा ही थ्योरी लिखी हुई है। जो फर्स्ट एडिशन है उसमें ज़रा कम है, उसमें 2-3 पेजेस हैं। सेकंड एडिशन में ये 2-3 पेजेस एक्स्ट्रा हैं। तो आप अगर आप पढ़ सकें तो अच्छा है, अदरवाइज़ फर्स्ट एडिशन को पढ़िएगा तो वो आपको ज़रा शॉर्ट मिलेगा। अच्छा, जो आज का मेन टॉपिक है हमारा वो है इंजन क्लासिफिकेशन। इसके बाद हम इस लेक्चर को वाइंड अप कर देंगे। आपने जस्ट इसके ऊपर ज़रा फोकस करना है। इसमें 2-3 टेक्निकल चीज़ें हैं जो आपने समझनी है प्लीज़। आप सारे लोग अवेलेबल है ना, सुन रहे हैं ना? यस सर।
कोई जाके सो तो नहीं गया बीच में से? नो सर। नो सर। रोल नंबर 14 है, यस सर प्रेजेंट। 17 है, यस सर। और ये फैसल रियाज, फैसल है, लगता है फैसल जाके ना तो इजी हो गया, क्या ख्याल है? यस सर। और ये 02 रोल नंबर कौन है? ये है 02 कौन है? 02 भी नहीं है, ये भी भी कट हो ही हो गया। गया। चलें कोई नहीं, आज इनको रेस्ट करने हेलो दें, सर। अगले लेक्चर में। फैसल रियाज आ गए हो आप? यस सर। सर नेट का इशू है। क्या हुआ नेट को? आपके नेट का इशू है या हमारे का आ रहा है? सर उसके नेट पे है। अच्छा अच्छा, वैसे आपको आवाज़ क्लियर आ रही है सबको जुनेद? यस सर। यस सर। चलें यार, कोशिश करते हैं इसको 10-15 मिनट में वाइंड अप करें। यस आप सर। ये एक ना बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंजन क्लासिफिकेशन का, इसको लाजमी ज़रा सुनिएगा ध्यान से, और इसमें ज़रा थोड़ा सा इंटरेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा। कोई क्वेश्चन छोटा मोटा हुआ तो ज़रूर पूछिएगा, ठीक है? ओके, ये जो टॉपिक है इसमें इंजन क्लासिफिकेशन की बात हुई है। उसने कहा है देयर आर मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरनल कंबशन इंजन्स दैट दीज कैन बी क्लासिफाइड बाय। अच्छा, ये कोई टाइप्स नहीं है जो आगे डिस्कस हो रही है ना, इंजन की टाइप्स नहीं है, ये बात अपने ध्यान में रखिएगा। दीज आर नॉट द टाइप्स ऑफ इंजन्स, बल्कि ये वो क्राइटेरियाज हैं जिनकी बेस पे हम इंजन्स की टाइप्स बना सकते हैं, ठीक है? सो ये जो पॉइंट्स है ना, आगे 8-10 पॉइंट्स हैं, ये 8-10 के करीब वो क्राइटेरियाज हैं जिनकी बेस पर हम इंजन्स को क्लासीफाई कर सकते हैं। दीज आर नॉट द टाइप्स ऑफ इंजन, बट these are the basis on which engines can be classified, right? यस ओके, सर। इसमें जो पहली कैटेगरी है या पहला फैक्टर है वो है एप्लीकेशन, यानी इंजन की एप्लीकेशन की बेस पर हम उनको सेग्रीगेट कर सकते हैं। अब एप्लीकेशन से क्या मुराद? एप्लीकेशन से मुराद है कि इंजन कहाँ पे यूज़ होने, वो ऑटोमोबाइल यानी कि वो गाड़ी में यूज़ होने, वो ट्रक में यूज़ होने, वो लोकोमोटिव यानी ट्रेन्स में यूज़ होने, वो एयरक्राफ्ट में यूज़ होने, मैरीन एप्लीकेशन में यूज़ होने, कहाँ पे यानी, और या वो पोर्टेबल जो हमारे ये जो जेन सेट नहीं लगे होते, जो पावर प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, सिस्टम्स, इंजन लगे यस होते हैं, सर। साथ जनरेटर्स लगे होते हैं, तो वो पोर्टेबल पावर सिस्टम्स होते हैं उनके अंदर। यानी ये जो सारी क्राइटेरियाज हैं, इसकी बेस पे हम इंजन को सेग्रीगेट कर सकते हैं कि ये इंजन कहाँ पे यूज़ होना है, ऑटो में यूज़ होना है, ट्रक में, बस में, एयरक्राफ्ट में, कहाँ। सो पहला क्राइटेरिया तो ये है एप्लीकेशन का। सेकंड क्राइटेरिया इंजन कॉन्फ़िगरेशन। ये बात मुझे पहले ये बताइएगा जुनेद और दूसरे लोग कि आपने थर्मो तो पढ़ी होगी ना, थर्मो 1, यस थर्मो सर। डायनामिक्स, उसमें तो थोड़ा बहुत इंजन की बेसिक्स बताई गई थी। यस सर। जी तो सर। आपको ये थोड़ा बहुत आइडिया होगा ना कि ये जो इंजन की कॉन्फ़िगरेशन होती है, मसलन दो तरह के मेन इंजन होते हैं, एक को हम कहते हैं रेसिप्रोकेटिंग और एक को हम कहते यस। हैं रोटरी इंजन, ठीक है? यस यस सर। सर। तो मेन इंजन तो रेसिप्रोकेटिंग होता है, रोटरी इंजन को हम डिस्कस नहीं करेंगे, रेसिप्रोकेटिंग की हम बात करेंगे। अब रेसिप्रोकेटिंग के अंदर इंजन की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो, उसमें 3-4 टाइप्स हैं। मसलन जो सबसे पहली टाइप है वो है इनलाइन इंजन। इनलाइन इंजन का मतलब क्या होता है? आप में से कोई बता सकते हैं व्हाट डज इट मीन बाय इनलाइन इंजन? एनी आइडिया? इजी हो के बिल्कुल जवाब दीजिएगा। अच्छा चले, मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ। आपने कभी गाड़ी का इंजन देखा होगा किसी ने, यस सर। उसमें आपने कभी नोट किया कि वो जो 3 या 4 सिलेंडर होते हैं उसके अंदर? अगर मेहरान पुरानी गाड़ी है तो 3 यस। सिलेंडर्स होंगे, अगर कोई दूसरी बड़ी गाड़ियाँ हैं तो उसमें 4 सिलेंडर्स होते हैं। जितनी भी बड़ी गाड़ियाँ यस होती हैं सर। मोस्टली 4 सिलेंडर्स होते हैं। वो चारों सिलेंडर्स या तीनों सिलेंडर्स, उनकी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है, जो उनका लेआउट होता है, जो उनकी प्लेसिंग होती है इंजन के अंदर, उसका पैटर्न क्या होता है? क्या वो रफ अंदाज में पड़े होते हैं, कोई उधर कोई उधर, या वो एक नो ही लाइन में पड़े होते हैं? सर, एक ही लाइन में है। एक ही लाइन में होते हैं, यानी एक स्ट्रेट लाइन के अंदर वो यस सर। तीनों चारों इंजन पड़े होते हैं। इसको हम कहते हैं इन लाइन कॉन्फ़िगरेशन।
ठीक है। यस सर। अच्छा, इसके इसके मुकाबले में जो कॉन्फ़िगरेशन आती है उसको हम कहते हैं वी कॉन्फ़िगरेशन। अब वी में और इन लाइन में डिफरेंस सिर्फ ये है कि वी के अंदर हम 2 लाइनें बना देते हैं, यानी आपके पास सिलेंडर जब ज़्यादा हो जाते हैं ना, सिलेंडर्स की तादाद जब 4 से ज़्यादा हो जाए और स्पेस हमारे पास कम हो, तो फिर हम एक लाइन की बजाय 2 लाइनों में ले आते हैं सिलेंडर्स को, और उनके दरमियान में अरेंजमेंट थोड़ी सी इस तरह कर देते हैं जैसे वी शेप होती है, वी शेप के अंदर उनको प्लेस कर देते हैं। फिर इसके बाद है रेडियल साइड, रेडियल इंजन। अब रेडियल इंजन में क्या होगा, तो रेडियल इंजन में ये होता है जैसे हमारा फ़ैन होता है ना, जो सीलिंग फ़ैन होता है, सीलिंग फ़ैन के सेंटर में मोटर लगी होती है और Yes, उसके sir. चारों तरफ उसके ब्लेड्स लगे होते हैं, तो उसको हम कहते हैं रेडियल कॉन्फ़िगरेशन। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे हमारा सीलिंग फ़ैन होता है ना, सीलिंग फ़ैन में जो ब्लेड्स की अरेंजमेंट होती है वो रेडियल कॉन्फ़िगरेशन होती है। एग्जैक्टली अगर हम ब्लेड्स को निकाल के वहाँ पे सिलेंडर्स प्लेस कर देते हैं तो वो रेडियल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द इंजन बन जाएगा। चारों पे रेडियली वो पड़े होंगे सिलेंडर्स। और इसके बाद अपोज में ये होता है कि अपोजिट साइड पे, यानी दरमियान में होगी क्रैंकशाफ्ट, उसके दोनों साइडों पे सिलेंडर्स पड़े होंगे। सो ये बेसिक कॉन्फ़िगरेशंस हैं रेसिप्रोकेटिंग इंजन की। 4 कॉन्फ़िगरेशंस हैं, इनलाइन है, वी है और रेडियल है और अपोज है। तो इनको ज़रा आपने माइंड में रखना। उसके बाद नंबर 3 पॉइंट पे आ जाए, वर्किंग साइकिल। अच्छा, ये तो बड़ा सिंपल है। आपने ये नाम सुने होंगे, हमारे पास 2 ही वर्किंग साइकिल हैं, एक 4 स्ट्रोक एक 2 स्ट्रोक, राइट। तो Sir. इनका आइडिया है ना आपको, 4 स्ट्रोक और 2 स्ट्रोक ब्रीफ आइडिया है। जी सर। बस 4 स्ट्रोक में वही होता है कि वो 4 स्ट्रोक्स हैं, पहले Yes, इनटेक sir. Excuse me, होता sir. है, इनटेक के बाद कंप्रेशन प्रोसेस आ जाता है, कंप्रेशन के Excuse बाद me, वो sir. फायरिंग होती है। जी जी सर रोल नंबर 14 कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। जी जी, जरूर पूछें। सर ये जो ऊपर सिलेंडर की टाइप जी, रेसिप्रोकेटिंग इंजन की यानी कि डी या इनलाइन डी रेडियल अपोज, इसमें से कौन सा सबसे बेस्ट है? सॉरी, जरा दोबारा पूछेगा, आपकी बात कम आ रही। सर वो जो इंजन ऊपर दिए हुए हैं हमारे पास, रेडियल रेडियल इनलाइन वी और अपोज, इसमें से कौन सा बेस्ट इंजन है हमारे लिए? इसकी एफिशिएंसी सबसे बेटर है? इसमें से, सॉरी, इसमें से क्या चीज़ आप पूछ रहे सर हैं? वो एफिशिएंसी सर किसकी वो ज़्यादा पूछ रहे हैं। यस सर। हाँ हाँ, एफिशिएंसी किसकी ज़्यादा होगी, ऐसे ही है? यस सर। अच्छा ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया हूँ। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, एफिशिएंसी इसकी बेस पे डिसाइड नहीं होती है, ठीक है। यानी ये जो कॉन्फ़िगरेशन है इसकी बेस पे एफिशिएंसी डिसाइड नहीं होगी। इसको आप सिंपल यूँ ले लें कि जितनी हमारी मॉडर्न ऑटोमोबाइल्स हैं, जो छोटी गाड़ियाँ हैं, कारें हैं, इस तरह की चीज़ें हैं जो कि जिसमें नंबर ऑफ सिलेंडर्स बहुत लिमिटेड होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं मैक्सिमम, ठीक है। वहाँ पे तो एक ही स्टाइल आएगा और वो आएगा इन लाइन सिलेंडर्स। यानी आप कोई भी गाड़ी उठा के देख लें, कार उठा के देख लें, उसमें आपको यही स्कीम नज़र आएगी, एक ही लाइन में चारों सिलेंडर्स पड़े हुए होंगे, ठीक है। जो दूसरी कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं उनको हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे हमारे पास पावर प्रोडक्शन हमें बहुत ज़्यादा चाहिए होती है और स्पेस को हमने मैनेज करना होता है, और वहाँ पे हम मल्टीपल कॉन्फ़िगरेशंस में जा सकते हैं। हम एक की बजाय 2 क्रैंकशाफ्ट भी लगा सकते हैं, और हम एक सिंगल लाइन की बजाय मल्टीपल लाइंस में सिलेंडर्स को अरेंज कर सकते हैं। मसलन अगर आपको 10 सिलेंडर्स अरेंज करने हैं, 11-12 करने हैं, 7-8 करने हैं, तो फिर आप एक ही लाइन में नहीं जा सकते, उससे स्पेस बहुत इंक्रीज़ हो जाएगी। मसलन अगर आप एक सीधी लाइन में 10 सिलेंडर्स को अरेंज करना चाहें, तो आपका क्या ख्याल है, वो इंजन का साइज़ बहुत बढ़ नहीं जाएगा? तो जब इंजन का साइज़ बढ़ेगा तो उसकी कॉस्ट बढ़ेगी, उसका मटेरियल बढ़ेगा, उसके इस तरह के एफिशिएंसी को हम साइड पे रख देते हैं। हम दूसरे फैक्टर्स की बात करते हैं। एफिशिएंसी नहीं चेंज होगी, वो उतनी ही रहेगी, लेकिन जो दूसरे फैक्टर्स हैं, जो कॉस्ट का फैक्टर है, जो मटेरियल का फैक्टर है, जो साइज़ का फैक्टर है, जो स्पेस का फैक्टर है, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। इसलिए जो मल्टीपल कॉन्फ़िगरेशंस हैं वो हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें स्पेस और कॉस्ट और मटेरियल मैनेजमेंट करनी होती है, राइट। गॉट द आइडिया? यस सर। तो सर एयरक्राफ्ट में जो है वहाँ पे भी हम इनलाइन ही यूज़ करते हैं? एयरक्राफ्ट में ना, जो जो तो मॉडर्न एयरक्राफ्ट है ना, जो पुराने एयरक्राफ्ट होते थे या जो छोटे एयरक्राफ्ट होते हैं जो 2-2 लोगों के, 3-3 लोगों के होते हैं, उसमें तो इंजन लगे होते हैं। यानी कि एक-एक जो उसका विंग होता है उस पे एक-एक इंजन लगा होता है, या एक इंजन आगे नोज़ के ऊपर लगा होता था पुराने जो एयरक्राफ्ट होते थे। उसमें तो वो डिपेंड करता है कि आपने किस साइज़ का एयरक्राफ्ट है और उसका।
जो मॉडर्न एयरक्राफ्ट है, जो पैसेंजर एयरक्राफ्ट है, उसमें तो इंजन वाले होते ही नहीं है ना, उसमें इंजन नहीं लगे होते। या आप इसको ज़रा पढ़िएगा, आप हैरान होंगे कि वहाँ पे इंजन नहीं लगे। ये चार वैसे चार इंजन। नहीं, आपको मैं समझाता हूँ। ये सुनने को या कहने को हम यही कहते हैं कि फ़लाँ जहाज़ में 4 इंजन लगे हुए हैं, फ़लाँ में 2 लगे हुए हैं। जब हम इंजन की बात करते हैं ना इस तरह से, जैसे हम यहाँ पे इंजन को डिफाइन कर रहे हैं इंटरनल कंबस्शन इंजन की फॉर्म में, तो इस तरह के कोई इंटरनल कंबस्शन इंजन वहाँ पे नहीं होता। सही है। वहाँ पे जो चीज़ लगी होती है ना, उसको हम कहते हैं टरबाइन्स, गैस टरबाइन लगी होती है वहाँ। ठीक है, ओके बात सर। समझ आई। यस सर। वहाँ पे जो इंजन लगे होते हैं, जो पैसेंजर एयरक्राफ्ट होते हैं मोस्टली, जितने भी ऑलमोस्ट इस वक्त यूज़ हो रहे हैं, उन सब के अंदर जो इंजन है उसकी जगह पे उसको कहते हैं हम इंजन ही है, तो उसका एक इंजन फेल हो गया, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन एक्चुअली वहाँ पे गैस टरबाइन लगी होती है। वो गैस टरबाइन जो होती है ना, वो, अब गैस टरबाइन का आपने शायद प्रोसेस पढ़ा हो या पढ़ रहे हो, तो उसको आप अगर नेट पे सर्च करेंगे ना, तो उसमें सिंपल सा प्रोसेस होता है। उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर एक कंबस्शन चैम्बर होता है, जैसे बॉयलर के अंदर एक चैम्बर होता है ना जहाँ आग जल रही होती है। गैस टरबाइन में भी फ्यूल की कंबस्शन एक कंबस्शन चैम्बर में हो रही होती है। वहाँ से वो जो बहुत हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की गैसेस होती है ना, वो वहाँ से निकलती हैं बाहर। जब वो निकलती है, आपने कभी गौर किया हो या नेट पे देखिएगा ज़रूर निकाल के, जो वो एयरप्लेन के इंजन होते हैं ना, उसकी जो पीछे वाली, उसका जो आगे वाली साइड होती है ना, वो बहुत बड़ी होती है, काफ़ी बड़ा उसका इनलेट उसका बहुत बड़ा होता है, जो फ्रंट साइड होती है। जो बैक साइड होती है ना, वो बिल्कुल बारीक सी होती है, चोंच बनी होती है, नोजल सी बनी होती है। वो जो नैरो साइड होती है, वो जो बिल्कुल नैरो सी उसकी नोजल टाइप एरिया होते हैं, वो इसलिए रखा गया होता है कि वहाँ से वो जो हाई प्रेशर गैसेस होती हैं, वो जब वहाँ से निकलेंगी बाहर, तो वो एक थ्रस्ट क्रिएट करेंगी, एक रिएक्शन क्रिएट करेंगी, और एज अ रिएक्शन वो जो एयरप्लेन होगा वो आगे की तरफ ट्रेवल करेगा। उसमें इंजन टाइप की चीज़ें नहीं होती। बात समझ आ गई आपको। यस सर। तो वो इंजन भी यूज़ होते हैं, ऐसा नहीं है कि इंजन यूज़ नहीं होते, लेकिन वो छोटे प्लेन्स के अंदर जो नॉर्मल ट्रेनिंग पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं, छोटे छोटे प्लेन्स होते हैं, उसमें यूज़ होते हैं। और उसमें हम क्लैरिटी से नहीं कह सकते कि कौन सी कॉन्फ़िगरेशन यूज़ होगी। डेफिनेटली वो छोटे साइज़ का प्लेन होता है, उसके लिए बहुत हैवी किस्म का इंजन नहीं चाहिए होता, तो उसमें नॉर्मल इनलाइन सिलेंडर यूज़ होने वाला इंजन होगा, जिसमें 2 या 3 सिलेंडर्स यूज़ होते होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होते होंगे। गॉट इट। सर जी वो मसलन ये जब जो ऑन द ग्राउंड होता है जब प्लेन, तभी तो वो चल रहा होता है, क्या उसको बोलते हैं, कंबस्टन चैम्बर, तब क्यों नहीं वो फ्लाई करता? सॉरी, दोबारा पूछिएगा ज़रा। तब मैंने बोला जब प्लेन ऑन द ग्राउंड होता है, जब वो अपना क्या उसको बोलते हैं, स्पीड बढ़ा रहा होता है, तब क्यों नहीं वो हाँ आगे हाँ फ्लाई? हाँ 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 भी तो चल हाँ, रहा होता है ना। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही बात की, अच्छा क्वेश्चन किया। क्या जवाब होगा इसका? आप में से कोई बंदा बताएगा कि इन्होंने जो पूछा कि जब वो प्लेन जो है वो अभी हवा में नहीं होता, वो ग्राउंड पे खड़ा होता है, स्टार्ट होता है, वो इंजन चल रहा होता है उसका, तो तब उस वक्त वो प्लेन मूव क्यों नहीं कर रहा होता? यही यही क्वेश्चन है ना आपका। एग्जैक्टली सर, यही है। हाँ, चलो बताओ यार, आप में से कोई इसका आंसर देना पसंद करेगा? किसी को आइडिया है कि ये क्या इसकी रीज़न हो सकती है? सर क्योंकि एयरप्लेन तो हमारा एयर प्रेशर से फ्लाई करता है ना सर, हाँ हाँ तो जब तक हमारा फ्लाई नहीं करेगा, वो एयर की वजह से हमारा फ्लाई करेगा, तो इंजन पे। नहीं, फ्लाई देखो, फ्लाई तो करवाना है हमने, उसको फ्लाई करवाने के लिए भी तो उसको मूव करवाना है ना। वो पहले दौड़े, पहले वो आहिस्ता आहिस्ता चलेगा, दौड़ेगा, तेज़ होगा, उसके बाद फ्लाई करेगा ना। तो वो क्वेश्चन तो उनका बड़ा सिंपल है। वो कह रहे हैं कि जब आपने ज़मीन पे आपका प्लेन खड़ा हुआ है, स्टार्ट हुआ है, इंजन उसके चल रहे हैं, लेकिन वो मूव नहीं कर रहा, तो वो मूव कब करेगा? सर जब फ्लाई गियर करने की तो डालेंगे, क्या करेंगे? जब गियर डालेंगे, जैसे कि बाइक भी स्टार्ट होती है, इंजन चल रहा था लेकिन गियर नहीं डालते उसका, तो स्टार्ट चलती नहीं है। सॉरी, दोबारा बताइएगा। सर मैं ये कह कह रहा हूँ रहे जब हैं तक जिस उसके गियर नहीं चलेंगे तब तक नहीं चलेगा।
कर लेते हैं किक लगा के, देन आफ्टर हम गियर उसमें एंटर करते डालते हैं, फिर वो अच्छा चलती है। गियर ये सीन होता होगा। गियर का तो मुझे नहीं पता, मैं कभी इसको डिटेल में थोड़ा सा स्टडी करूंगा, गियर से तो शायद सर मुझे जी अंदाजा हो मूविंग होगी ना, मुझे। गियर मूविंग होगी। बेसिक गियर क्वेश्चन कि वो चल रहा होता है, हर चीज उसमें हर हो रहा होता है, इंजन चल रहा होता है, लेकिन वो आगे फ्लाई क्यों नहीं करता। तो मैं यही तो आपसे पूछ रहा हूँ ना, आपके ख्याल में इसकी रीजन क्या होती है? मैं तो आपको बता दूंगा, इसका आंसर बड़ा सिंपल सा है, मेरा लेकिन आई आप मुझे थिंक बताएं, गाइड करें। प्रेशर जनरेट नहीं होता उस टाइप उस लेवल का। पहले वो प्रेशर जनरेट करता है ग्राउंड के ऊपर, देन वो जब उस लेवल पे प्रेशर जनरेट हो जाता है, देन वो फ्लाई कर जाता है। आई थिंक सो दैट। प्रेशर कैसे जनरेट होता होगा? जी वो प्रेशर कैसे जनरेट होता होगा ज्यादा, जब वो फ्लाई करना है, जब उसको हमने फ्लाई कराना है, लेट्स सपोज आपको कह दिया जाता है कि चलो आप कैप्टन हैं तो आपने इसको फ्लाई कराना है, तो आप कैसे प्रेशर जनरेट करेंगे ज्यादा जो फ्लाई करने के लिए चाहिए? उसकी स्पीड बढ़ा के। तो सिंपल है यार, स्पीड स्पीड सबसे सिंपल कुछ देखो ना, आपने बाइक, और बाइक पे आप बैठ के आपने फर्स्ट गियर में बाइक डाल दी, ठीक है, अब बाइक आपकी चलेगी ऑटोमेटिकली या नहीं चलेगी? यस नहीं जब सर। आप बाइक में बैठ के उस पे फर्स्ट गियर लगाते हो तो आप साथ ही क्या काम करते हो, आप उसकी स्पीड बढ़ाते हो, आप उसको रेस देते हो ना, फिर चलती है ना वो। यस यस सर। अगर वो आइडल कंडीशन में, इसको हम कहते हैं आइडल कंडीशन, आइडल कंडीशन वो होती है जब आपकी गाड़ी या बाइक या कोई भी चीज़ वो अपने नॉर्मल लोएस्ट आरपीएम पे चल रही होती है, ठीक है ना। एग्जैक्टली। तो उस सूरत में वो फ्यूल तो बहुत कम ले रही होगी और बदले में उसके अंदर पावर भी बहुत कम प्रोड्यूस हो रही होगी। तो ऐसे ही जहाज़ के साथ भी होता है, और डेफिनेटली ऐसे ही होता है कि जब वो नॉर्मल आपने उसको रोका हुआ है एक जगह पे, तो इंजन तो चल रहा होगा लेकिन उसमें इतना प्रेशर या इतना थ्रस्ट जो चाहिए उसको आगे मूव करवाने के लिए, प्लेन ने मूव करना सिर्फ एक ही बेस पे, और वो है एक्शन एंड रिएक्शन। उसने एग्जैक्टली। प्लेन ने उसके अंदर से, गैस टरबाइन के अंदर से जो एयर जाएगी पीछे की तरफ, वो इतनी तेज़ी से निकलेगी, नोज़ल रिएक्शन होगा, नोज़ल फिनोमिना होगा, वो इतना ज़्यादा हाई इम्पैक्ट क्रिएट करेगी जब उसमें से तेज़ी के साथ गैसेस बाहर निकलेंगी कि वो एज अ रिएक्शन आगे मूव कर जाएगी, ठीक है। अब आप उसको कम फ्यूल दे दें तो बहुत कम गैसेस प्रोड्यूस होंगी और बदले में थ्रस्ट कम प्रोड्यूस होगा और वो इंजन मूव ही नहीं करेगा, आपका प्लेन मूव ही नहीं करेगा। तो जैसे ही आप उसको फ्यूल सप्लाई बढ़ाएंगे, आप उसको एक्सेलरेट करेंगे, तो फ्यूल सप्लाई बढ़ेगी, फ्यूल सप्लाई बढ़ेगी तो कंबसन प्रोसेस तेज हो जाएगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम गाड़ी के इंजन में करते हैं, बाइक के इंजन में करते हैं, और एयर की जो सप्लाई होती है वो ज़्यादा कर देते हैं। जब वो ज़्यादा कर देते हैं उसमें ज़्यादा पावर प्रोड्यूस होती है और हमारी बाइक जो है वो दौड़ पड़ती है उसमें। प्लेन के उसमें आप उसको एक्सेलरेट करेंगे और आपको बदले में आपको पावर ज़्यादा मिलेगी, जब पावर ज़्यादा मिलेगी वो मूव करना शुरू हो जाएगा, उसके बाद वो फ्लाई कर जाएगा। आइडिया? मत, मतलब कि सर जी मैंने ठीक बताया। इज इट क्लियर नाउ? यस जी जी, पूछें पूछें यार। मैंने बोला मैंने जो आंसर किया था वो यस, ठीक था, मतलब कि आपने बिल्कुल ठीक कहा है, आपने यही कहा है कि उस जब तक उसका, आपने अगर यही कहा है तो फिर डेफिनेटली आपका आंसर ठीक है कि अगर उसको आप ज़्यादा फ्यूल सप्लाई प्रोवाइड करेंगे तो वो उसे मूव करेगा। थैंक यू ओके, सर। आगे चलें हम। यस सर। सर। चलें चलें हम इसको वाइंड अप करते हैं। उसके बाद अच्छा, ये है वर्किंग साइकिल, 4 स्ट्रोक और 2 स्ट्रोक, दो ही स्ट्रोक्स होते हैं, 4 स्ट्रोक, 2 स्ट्रोक या 4 स्ट्रोक का भी आपको पता है, 2 स्ट्रोक का भी आपको पता है। 4 स्ट्रोक के अंदर 4 प्रोसेसेस होते हैं, 2 स्ट्रोक के अंदर 2 ही प्रोसेसेस होते हैं। और अच्छा, 4 स्ट्रोक को ना फर्दर आगे उसने कैटेगराइज किया हुआ है। एक है सबसे पहले नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन। ये जो नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है ना, ये नॉर्मल इंजन होता है। जितना भी हमारी मोटरसाइकिलों में, गाड़ियों में जितने भी इंजन हैं जो आजकल हम देखते हैं वो सारे नेचुरली एस्पिरेटेड। नेचुरली एस्पिरेटेड का मतलब है कि वो डायरेक्ट एयर से ले रहे होते हैं, एयर को, यानी एटमॉस्फेरिक एयर से नॉर्मल प्रेशर पे इनटेक कर रहे होते हैं, ठीक है। वो नॉर्मल हवा से वो एयर को ले रहे होते हैं और उसमें फ्यूल मिक्स करके वो इंजन के अंदर भेज देते हैं।
ये होता है नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन। इसके अगेंस्ट जो दो इंजन होते हैं उसको हम कहते हैं, ये बात याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नेचुरली एस्पिरेटेड वर्सेस सुपरचार्ज्ड एंड टर्बोचार्ज्ड। ये दो डिफरेंट टाइप्स हैं जो कि नेचुरली एस्पिरेटेड के अगेंस्ट होती हैं। एक को हम कहते हैं सुपरचार्ज्ड इंजन, दूसरे को हम कहते हैं टर्बोचार्ज इंजन। या आपने कभी देखा हो मिलेट ट्रैक्टर के जो ट्रैक्टर बने होते हैं ना, जो बड़े साइज़ के ट्रैक्टर होते हैं ना, उसके ऊपर लिखा होता है टर्बोचार्ज्ड या टर्बोचार्जर। या कुछ जो बड़ी गाड़ियाँ होती हैं जैसे मर्सिडीज गाड़ी होती है या इस तरह की, उसमें भी टर्बोचार्ज्ड लिखा होता है पीछे। उसका मतलब सिर्फ ये होता है कि जो हमने एयर और फ्यूल को अंदर भेजना है ना सिलेंडर के, वो किस कंडीशन में है। अगर तो वो नॉर्मल हम एयर से लेके अंदर भेज रहे हैं तो अगर हम उसको प्लस करें और फिर अंदर भेजें तो वो होगा टर्बोचार्ज्ड या सुपरचार्ज्ड। अब पहला क्वेश्चन ये आता है कि हम उसको क्यों प्रेशराइज करके अंदर भेजेंगे। तो इसका क्विक आंसर ये है कि जितनी ज़्यादा एयर की वैल्यू अंदर मौजूद होगी उतनी अच्छी कंबसन होगी, क्योंकि कंबसन के लिए एयर चाहिए होती है। तो अगर हम एयर ज़्यादा मकदार में अंदर भेजेंगे ना तो ज़्यादा अच्छी कंबसन होगी और ज़्यादा पावर प्रोड्यूस होगी। तो उस हाई प्रेशर को एयर को भेजने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं। एक को हम कहते हैं टर्बोचार्जर, एक को हम कहते हैं, जो टर्बोचार्जर होता है ना वो चलता है जो हमारी गाड़ी का एग्जॉस्ट होता है। आपको पता होगा कि जो एग्जॉस्ट मैनीफोल्ड होता है, जो एग्जॉस्ट सिस्टम होता है, उसमें से जो जो बर्न गैसेस होती हैं, जो फ्लू गैसेस होती हैं, वो बड़ी हाई वेलोसिटी से बाहर आ रही होती हैं, उसमें अच्छी खासी एनर्जी होती है। तो आम तौर पे जो बड़े इंजन होते हैं उसमें वो जो एनर्जी होती है ना उसके मोमेंटम को यूज़ किया जाता है। उस जो फ्लोइंग जो गैसेस होती हैं, जो बर्न गैसेस होती हैं, वो जो बहुत हाई वेलोसिटी से बाहर आ रही होती हैं, उनकी एनर्जी को यूज़ किया जाता है एक टरबाइन को चला के। यानी एक टरबाइन वहाँ रख दी जाती है और टरबाइन जो है वो उस गैस के साथ वो चलती है, वो गैस है उसमें से गुजरेगी, टरबाइन को घुमा देगी, और टरबाइन के साथ फिर हम लगा लेते हैं छोटा सा कंप्रेसर। वो कंप्रेसर जो होता है ना वो इनलेट एयर को कंप्रेस करके इंजन के अंदर भेज देते हैं। इसको हम कहते हैं टर्बोचार्जर। गॉट इट। टर्बोचार्जर का मतलब ये होगा कि हम जो इनटेक एयर है ना जो इंजन के अंदर जा रही है उसको कंप्रेस करते हैं with the help of a turbine, and that turbine is drive by exhaust gases. Is it clear to everyone? Yes sir. यानी जो हमारा एग्जॉस्ट सिस्टम है, जो एग्जॉस्ट गैसेस हैं, वो टरबाइन को चलाएंगी, टरबाइन कंप्रेसर को चलाएगा, कंप्रेसर एयर को कंप्रेस करके सिलेंडर के अंदर भेज देगा, और इससे वो जो गाड़ी का जो पावर प्रोडक्शन है, जो कंबसन है, वो ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। अच्छा, इससे भी ज़्यादा एडवांस एक और टाइप है जिसको हम कहते हैं सुपरचार्जर। ये और ज़्यादा पावरफुल मैकेनिज्म होता है। इसमें क्या करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें भी हम वही करते हैं कि हमने एयर को कंप्रेस करके अंदर भेजना होता है। इसमें और भी ज़्यादा कंप्रेशन होती है। इसमें डिफरेंस सिर्फ ये है कि उसको हम रन करते हैं बाय यूजिंग एग्जॉस्ट गैसेस, और इसको हम रन करते हैं बाय यूजिंग इंजन पावर। बात समझ आई? यानी जो इंजन पावर प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, डायरेक्टली वहीं से कुछ पावर लेके क्रैंकशाफ्ट से, तो हम एक कंप्रेसर रन करते हैं, और वो कंप्रेसर फिर गैस को या एयर को कंप्रेस करके इंजन के अंदर भेज देते हैं, और इससे ज़्यादा अच्छी और भी ज़्यादा हाई जो कंप्रेशन रेशियो है वो अचीव हो जाती है, जिसके बाद हमारी जो इंजन की परफॉर्मेंस है वो ज़्यादा ही हो जाती है। सो ये तीनों कॉन्सेप्ट्स आपको बहुत अच्छे क्लियर होने चाहिए। नेचुरली एस्पिरेटेड का क्या मतलब है, टर्बोचार्जर का क्या मतलब है, और सुपरचार्जर का क्या मतलब है, ये मैंने तीनों आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। इसमें अगर किसी को कन्फ्यूजन है यू कैन आस्क। ये बहुत अहम कॉन्सेप्ट है आज के लेक्चर का। एनी कन्फ्यूजन इन दिस? टर्बोचार्जर, सुपरचार्जर एंड नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन। इज इट क्लियर? Yes sir. ओके चले, इसके बाद है टू स्ट्रोक इंजन। टू स्ट्रोक साइकिल में वो सिंपल है, आपको पता होगा थोड़ा सा बेसिक उसका, कि उसमें दो प्रोसेसेस को कंबाइन कर देते हैं और वो टू स्ट्रोक साइकिल बन जाता है। उसके केस में दो तीन उसकी टाइप्स हैं। जैसे सबसे पहली टाइप है क्रैंक केस स्केवेंज्ड, और दूसरी है सुपरचार्ज्ड, और तीसरी है टर्बोचार्ज। ये जो सुपरचार्ज और टर्बोचार्ज का कॉन्सेप्ट है ये तो सेम है 4 स्ट्रोक में और 2 स्ट्रोक में। जैसे 4 स्ट्रोक में होता है वैसे ही 2 स्ट्रोक में होता है। ये जो इसमें थोड़ा सा नया वर्ड है क्रैंक केस के वेंच्ड।
ये एक यूनिक वर्ड है, इसका आइडिया है किसी के पास? व्हाट इज दिस वर्ड स्केवेंज्ड या स्केवेंजिंग? स्केवेंजिंग का क्या मतलब है, किसी को कुछ इसका आइडिया? अदरवाइज मैं बता देता हूँ, चलिए मैं बताता हूँ। स्केवेंजिंग की प्रोसेस ये होता है, इसकी मैं आपको एग्जांपल इस तरह से दूँ कि आप एक कमरे में बैठे हुए हैं और उसके अंदर दो विंडोज़ लगी हुई हैं, ठीक है, और आप कमरे की विंडोज़ आपने क्लोज़ की हुई है। तो एकदम से जब आप विंडोज़ ओपन करेंगे दोनों, यानी ये ऐसी है जैसे एक दीवार पे एक विंडो है, दूसरी अपोजिट दीवार पे दूसरी विंडो है। अब एयर चल रही है बाहर, तो क्या होगा, वो एक साइड से एयर आएगी और वो आपके कमरे की एयर जो अंदर मौजूद है, जो गर्म हो चुकी हुई है, उसको वो पुश करेगी और दूसरी विंडो से वो एयर बाहर निकल जाएगी। या इसको आप इस तरह कर लें कि आप गाड़ी में बैठे हुए हैं और गाड़ी में बैठे बैठे आप एक आमतौर पे आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि अगर आपसे लेट्स सपोज किसी भी गाड़ी में बैठे हुए और आपने सिर्फ एक ही उसकी विंडो ओपन की हुई है, शीशा नीचे किया हुआ है, तो आपको इतनी ज़्यादा एयर फील नहीं होती। जैसे ही आप अपोजिट साइड की विंडो ओपन करेंगे तो आपका एयर फ्लो बढ़ जाता है, यानी वो एक साइड से एयर आती है, वो आके दूसरी साइड से जो एयर अंदर मौजूद होती है उसको पुश करके दूसरी साइड से निकाल देती है। तो इसको हम कहते हैं स्केवेंजिंग प्रोसेस। स्केवेंजिंग प्रोसेस का मतलब ये होता है कि आप किसी चीज़ के अंदर से किसी क्लोज्ड स्पेस के अंदर से एयर को या किसी भी गैस को निकालें बाय इनटेक ऑफ द सेम एयर या गैस फ्रॉम द अदर साइड। यानी आपने एक साइड से एयर को अंदर भेजा और उस एयर ने अंदर वाली एयर को पुश करके बाहर निकाल दिया। इसको हम कहते हैं स्केवेंजिंग प्रोसेस। आमतौर पे जो 2 स्ट्रोक इंजन होता है ना, उसमें जब कंबसन प्रोसेस अंदर होता है सिलेंडर के अंदर, तो वो जो बर्न गैसेस होती है ना, जो धुआं होता है उसके अंदर, उसको बाहर निकालने के लिए ये प्रोसेस यूज़ होता है कि जैसे ही वो बर्न गैसेस मौजूद होंगी अंदर से, बाहर से नया फ्रेश चार्ज आएगा, फ्रेश एयर और फ्यूल आएगा, वो फ्रेश एयर और फ्यूल अंदर वाले धुएं को बाहर निकाल देगा। इसको हम कहते हैं स्केवेंजिंग प्रोसेस। ये प्रोसेस इतना एफिशिएंट नहीं होगा, आपने ये शायद पढ़ा हो कि जो 2 स्ट्रोक इंजन होते हैं ना, वो ज़्यादा एफिशिएंट नहीं होते, ज़्यादा पावरफुल होते हैं, पावर ज़्यादा दे रहे होते हैं, लेकिन फ्यूल एफिशिएंसी कम होती है उनकी। उसकी वजह ये होती है कि उनमें ये जो स्केवेंजिंग प्रोसेस होता है ना, इसके थ्रू जो एग्जॉस्ट होता है वो बाहर जाता है, और साथ ही कुछ फ्रेश जो चार्ज होता है एयर और फ्यूल का मिक्सर जो अनबर्न्ड होता है, जिसकी भी कंबसन होनी होती है, वो भी साथ बाहर निकल जाता है। इसकी वजह से उसका आमतौर पे आपने ये देखा होगा, आजकल तो नहीं लेकिन आज से कोई 5-7 साल 10 साल पहले ना, ये जो ऑटो रिक्शे होते थे बहुत ज़्यादा वो चलते होते थे लाहौर में, और वो यस सारे सर। उनका धुआं भी काफ़ी ज़्यादा होता था, वाइट स्मोक होता था बहुत ज़्यादा, और वो सारे के सारे 2 स्ट्रोक रिक्शे होते थे। आजकल आपको बहुत कम ऐसा रिक्शा नज़र आता है जिसका बहुत ज़्यादा धुआं निकल रहा हो, और सर वो आजकल बंद जितने कर। रिक्शे हैं वो सारे 4 स्ट्रोक रिक्शे हैं, उसमें ऐसा कोई इस तरह का इशू नहीं होता। 2 स्ट्रोक के अंदर ये इशू होता है, उसमें अनबर्न्ड फ्यूल जो होता है वो बाहर निकल जाता है। सो वो जो क्रैंक केस स्केवेंज्ड है ना, उसका मतलब ये है कि वहाँ पे जो बर्न गैसेस हैं उसको निकालने के लिए हम प्रोसेस यूज़ करते हैं, यानी जो इनकमिंग एयर और फ्यूल का मिक्सर होगा, फ्रेश एयर और फ्यूल का मिक्सर होगा, उसको यूज़ करके हम बर्न गैसेस को बाहर निकालते हैं। सो ये एक कॉन्सेप्ट है वर्किंग साइकिल का। इसके बाद है वाल डिज़ाइन या पोर्ट डिज़ाइन एंड लोकेशन। इसमें है ना 4 स्ट्रोक साइकिल, यानी 2 साइकिल हमें ये 4 स्ट्रोक और 2 स्ट्रोक, दोनों के अंदर ये डिफरेंट होता है। 4 स्ट्रोक के अंदर ना, इसमें जो क्लियर करना ज़रूरी है कि वेल्व में और पोर्ट में, आप में से कोई बताना चाहेगा कि वेल्व में और पोर्ट में क्या डिफरेंस होता है? सर वेल को हम क्लोज भी कर सकते हैं, लेकिन पोर्ट है जो उसको हम क्लोज नहीं कर सकते सर। ओपन और क्लोज कर सकते हैं वेल को, और उसको हम ओपन और क्लोज नहीं कर सकते सर पोर्ट को। अच्छा, और कोई अच्छा, चलें, इसके अलावा कोई है किसी के पास इसका कोई आइडिया गैस करके? अगर माइंड में ये रखें कि वेल जो होते हैं ना वो फ्लो में होते हैं और फोर्स इंजन उसका नाम करेंगे होते हैं, ना उसका ओपनिंग और क्लोजिंग मैकेनिज्म सेपरेट होता है। सेपरेट से मुराद ये है कि वेल को ओपन करना है या क्लोज करना है, उसके लिए अलग से एक मैकेनिज्म बना होता है। जैसे कैम आपने पढ़ी होगी, कैम शाफ्ट, वो कैम मैकेनिज्म के थ्रू वेल की ओपनिंग और क्लोजिंग हो रही होती है।
जबकि जो पोर्ट होती है ना, जो 2 स्ट्रोक इंजन में पोर्ट लगी होती है, अच्छा फंक्शन दोनों का सेम होता है, यानी वेल्व और पोर्ट का फंक्शन एक जैसा होता है। इनका फंक्शन सिर्फ ये होता है कि अगर वेल्व है तो उसने एयर को या फ्यूल को अंदर लेके जाने हैं या अंदर जाने के लिए अलाउ करना है और बाहर आने के लिए अलाउ करना है, जस्ट यानी उसने परमिट करना है, अलाउ करना है एयर और फ्यूल को अंदर और बाहर जाने के लिए। पोर्ट ने भी यही करना होता है, लेकिन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डिफरेंट होता है, यानी कि वेल्व ऑपरेट होगा एक सेपरेट मैकेनिज्म के थ्रू, कैम शाफ्ट वगैरह के थ्रू, और पोर्ट ऑपरेट होगी सिलेंडर के अंदर पिस्टन की मूवमेंट से। यानी आप इस तरह कह लें जैसे ना जैसे वो सिरिंज नहीं होती जो टीका लगाने के लिए यूज़ होती है, अगर आप उसकी एग्जांपल लेना तो सिरिंज के अंदर एक आपको ब्लैक से कलर का एक प्लंजर नजर आता है, पिस्टन जो आगे पीछे मूव करता है, जो वो लिक्विड को बॉडी में एंटर करने के लिए वो प्रेस करते हैं ना, हम उसको हम प्लंजर कहते हैं, प्लंजर। तो वो हम एग्जांपल ले लेते हैं कि वो पिस्टन है, वो प्लंजर हमारा पिस्टन है, ठीक है। अब अगर वो पिस्टन जो है ना वो अच्छा उसके अंदर अगर हम एक सुराख कर दें, उस सिलेंडर के अंदर एक छोटा सा होल कर दें, वो बन जाएगी पोर्ट। वो जो सुराख होगा उसको हम पोर्ट कहेंगे। तो वो पोर्ट के ऊपर अगर पिस्टन आ जाएगा तो वो पोर्ट क्लोज हो जाएगी। अब उसमें से कोई चीज अंदर जैसे ही वो पिस्टन आगे चला जाएगा पोर्ट ओपन हो जाएगी। एक जो के पीछे इन या आउट कर सकती है। तो पोर्ट की ओपनिंग और मूवमेंट ऑफ, ठीक है। सो 4 स्ट्रोक के अंदर वेल्व्स होते हैं और 2 स्ट्रोक इंजन के अंदर पोर्ट्स होती हैं। अब यही उसने डिस्कस किया कि इनकी लोकेशन क्या होती है। तो जो 4 स्ट्रोक साइकिल होते हैं ना, उसमें वेल्व्स जो होते हैं वो ओवरहेड भी होते हैं। ओवरहेड से मुराद ये है जैसे आमतौर पे आप गाड़ी को देखें ना, अपनी किसी भी मेहरान को या कोई भी गाड़ी बोनेट उठाएं तो आपको ना उसमें 3 या 4 सिलेंडर जो लगे होते हैं उसके ऊपर वाली साइड पे सारे वेल्व्स लगे होते हैं, तो एक ही साइड पे होते हैं, उसको हम कहते हैं ओवरहेड वेल्व्स। कुछ इंजन के अंदर अंडर हेड वेल्व्स भी होते हैं, यानी नीचे वाली साइड पे वेल्व्स लगे होते हैं, ठीक है। और कुछ इंजन के अंदर एक एक सिलेंडर में 2-2, 3-3 या 4-4 वेल्व्स भी होते हैं, यानी सिलेंडर एक ही है और उसमें 2 वेल्व्स लगे होते हैं, एक इनलेट के लिए है और 2 एग्जॉस्ट के लिए। ऐसा भी हो सकता है कि सिलेंडर जो है वो एक हो और उसमें 3 वेल्व्स हों, 2 वेल्व्स इनलेट के लिए हों और एक एग्जॉस्ट के लिए हो। और ऐसा भी हो सकता है कि एक सिलेंडर हो और उसमें 4 वेल्व्स लगे हों, 2 इनलेट के लिए और 2 उसके आउटलेट के लिए। सो ये सारी पॉसिबिलिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं। उसके बाद फिर फिक्स्ड और वेरिएबल वेल्व कंट्रोल भी होते हैं। फिक्स्ड और वेरिएबल का मतलब ये होता है कि एक ऐसा मैकेनिज्म कि जिसमें वेल्व ने या तो फुली ओपन होना या फुली क्लोज होना, यानी कि वेल्व या तो 100% ओपन होगा या 100% बंद हो जाएगा, इसको हम कहते हैं फिक्स्ड वेल्व। और वेरिएबल वो होते हैं जिसमें वेल्व जो है वो चेंज होता रहता है, यानी कि रिक्वायरमेंट के मुताबिक ही ओपन होगा और जितना चाहिए उतना ही बंद होगा, ठीक है। यानी वो 50% भी ओपन हो सकता है, 60% भी हो सकता है, 65% भी हो सकता है, वो वेरिएबल वेल्व होगा। और इसी तरह से रोटरी वेल्व्स भी होते हैं। अच्छा, जब हम बात करते हैं ना 2 स्ट्रोक इंजन की, तो उसमें चूंकि स्केवेंजिंग मैकेनिज्म होता है और पोर्ट्स लगी होती हैं, तो वो जो पोर्ट्स लगी होती है ना उसकी टाइप्स हैं। मसलन सबसे पहली टाइप है क्रॉस स्केवेंज्ड पोर्टिंग। ये आपने ना ये जो वर्ड्स हैं ये प्लीज़ इसको रट्टा मारना है, आपने ये रट्टा ही मारना पड़ेगा। ऐसे आपको इसका कोई अंडरस्टैंडिंग ऐसे नहीं है। मसलन क्रॉस स्केवेंज्ड पोर्टिंग जो है ना, इसके बारे में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये क्या चीज़ होती है तो आपको ये वर्ड याद होना चाहिए, क्रॉस स्केवेंज्ड, यानी ये तो रट्टा ही मारना पड़ेगा ना, आगे मीनिंग तो आपको क्लियर हो सकता है। अच्छा, अब मीनिंग इसमें ये है कि दोनों जो पोर्ट्स हैं ना, इनलेट की और आउटलेट की, वो एक ही एंड के ऊपर अपोजिट साइड पे मौजूद हैं। ये ऐसे ही है जैसे आप गिलास पकड़ रहे हैं ना पानी पीने वाला, तो जो गिलास का ऊपर वाला एंड है जिससे जिससे आप पानी पीते हैं, उसी एंड पे हम 2 पोर्ट्स बना दें, 2 सुराख कर दें अपोजिट साइड पे, एक यानी जिस साइड से आपने पानी पीना है और एक दूसरी साइड पे, यानी 2 सुराख कर दें और दोनों एक ही एंड पे मौजूद हो लेकिन अपोजिट साइड पे हो, तो उसको हम कहते हैं क्रॉस स्केवेंज्ड पोर्टिंग। इसके अगेंस्ट है लूप स्केवेंज्ड पोर्टिंग, जिसके अंदर दोनों जो सुराख है ना, दोनों पोर्ट्स हैं इनलेट और एग्जॉस्ट, वो एक ही एंड के ऊपर एक ही साइड पे है, यानी कि आपने गिलास में पानी पीना है और जो आपका एंड है जिसके थ्रू आप पानी पीने लगे हैं उसी साइड पे दोनों पोर्ट्स मौजूद हैं। ये है लूप स्केवेंज्ड। और तीसरी है उसको हम कहते हैं थ्रू या यूनिफ्लो स्केवेंज्ड, जिसके अंदर दोनों पोर्ट्स इनलेट और एग्जॉस्ट
डिफरेंट एंड्स के ऊपर, यानी एक ग्लास के ऊपर वाली साइड पे है और एक नीचे वाली साइड पे। तो ये 3 टाइप्स हैं 2 स्ट्रोक इंजन के अंदर। एक को हम कहेंगे क्रॉस स्कीवेंस्ड, दूसरे को हम कहेंगे लूप स्कीवेंस्ड, और तीसरे को हम कहेंगे थ्रू या यूनिफ्लो स्कीवेंस्ड। इज इट क्लियर? पॉइंट नंबर 4 क्लियर हो गया आपको? बस यहाँ तक था इसकी डिटेल, बाकी आगे सिंपल है। पॉइंट नंबर 4 में वो फ्यूल डिस्कस कर रहा है कि कुछ में जो है वो पेट्रोल यूज़ होगा, कुछ में डीजल यूज़ होगा, कुछ में गैस यूज़ होगी, कुछ में एलपीजी यूज़ होगी, अल्कोहल्स भी यूज़ होती है, हाइड्रोजन भी यूज़ होती है। तो ये सारे फ्यूल्स हैं। छठा है जिसमें हम मिक्सर प्रिपरेशन करते हैं। मिक्सर ये भी बहुत सिंपल है, इसमें 2 तरह की चीज़ें होंगी। एक में होगा जिसमें हम कार्बोरेशन यूज़ करेंगे। कार्बोरेटर का वर्ड आपने सुना होगा, गाड़ियों में मोटरसाइकिलों में कार्बोरेटर लगा होता है। वो सिर्फ फ्यूल और एयर को मिक्सअप करता है, ठीक है, और मिक्सअप करके वो उसके अंदर बेचता है। तो या तो वो कार्बोरेशन वाला मैकेनिज़्म होगा या फिर वो दूसरा मैकेनिज़्म होगा फ्यूल इंजेक्शन का कोई और, जैसे आजकल एक और EFI जिसको हम कहते हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम आया हुआ है। सो ये इस तरह, यानी कि आपने किस मैकेनिज़्म के थ्रू फ्यूल को मिक्स करना है और उसके अंदर भेजना है। पॉइंट नंबर 7 के अंदर मेथड ऑफ इग्निशन है कि आपने इग्निशन कैसे करनी है। 2 ही सिंपल से तरीके हैं, या तो आप स्पार्क से इग्नाइट करेंगे उसको, यानी स्पार्क प्लग लगाएंगे और स्पार्क देंगे, या फिर आप कंप्रेशन से इग्नाइट करेंगे। ये आपको पता है जितने भी पेट्रोल इंजन होते हैं ना, वो सारे स्पार्क से इग्नाइट होते हैं, स्पार्क प्लग लगे होते हैं। और जितने भी डीजल इंजन होते हैं ना, वो कंप्रेशन इग्निशन होते हैं, यानी कि उसमें स्पार्क प्लग नहीं होता, उसमें वो कंप्रेशन होगी। कंप्रेशन इतनी ज़्यादा होती है कि वो, आपको पता है ना, जब चीज़ों को हम कंप्रेस करते हैं तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली डीजल का जो होता है ना बर्निंग पॉइंट, वो ज़रा कम होता है, उसको आग लग जाती है और वो कंबसन प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो ये है मेथड ऑफ इग्निशन। नंबर 8 में है कंबसन चैम्बर डिज़ाइन, कि जो कंबसन चैम्बर है ना उसका डिज़ाइन कैसा है। तो इसमें 2 तरह के होते हैं, एक को हम कहते हैं ओपन चैम्बर, एक को हम कहते हैं क्लोज्ड चैम्बर या डिवाइडेड चैम्बर। ये बस 2 सिंपल नाम आपने याद रखनी है, ओपन चैम्बर और डिवाइडेड चैम्बर। ओपन चैम्बर में ये होता है कि एक ही मेन चैम्बर होता है। डिवाइडेड चैम्बर में ना 2 चैम्बर्स भी हो जाते हैं बाज़ औक़ात, यानी एक चैम्बर होता है और एक उसके साथ एडिशनल चैम्बर होता है छोटा सा, फ्यूल को मिक्स करने के लिए। तो ये तो सिंपल है। उसके बाद है मेथड ऑफ लोड कंट्रोल। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने लोड के कंट्रोल को कैसे करना है। इसमें जो है एक टेक्निक यूज़ होती है, उसको हम कहते हैं गवर्नर्स। ये गवर्नर का वर्ड आपने पहले कभी सुने? इंजन के अंदर गवर्नर का क्या काम होता है? सर स्पीड को कंट्रोल करना। स्पीड को एग्जैक्टली ऐसे ही है, यानी कि आपने अगर स्पीड को ऑटोमेटिकली कंट्रोल करनी है, बिलफर्ज आपने एक इंजन लगाया हुआ है पावर प्रोड्यूस करने के लिए और उसमें आगे लोड इंक्रीज़ हो जाता है, तो ऑब्वियसली इंजन के बंद होने का ख़तरा होगा। जब इंजन बंद होने लगेगा ना, तो उसकी स्पीड को बढ़ाने के लिए उसमें एक ऑटोमेटिक मैकेनिज्म लगा होगा, उसको गवर्नर्स कहते हैं। तो ये उसने यहाँ पे नाम तो यूज़ नहीं किया, लेकिन बात उसने वही की है। नंबर 10 के अंदर है मेथड ऑफ कूलिंग, और वो भी सिंपल है कि 2 ही तरह के होंगे, या तो आपका वाटर कूल्ड होगा या एयर कूल्ड होगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है जिसको हमें कूल करने की ज़रूरत ना हो। तो ये 10 पॉइंट्स हैं इंजन की क्लासिफिकेशन के अंदर। इनको ज़रा प्लीज़ आपने ना दोबारा पढ़ना है और सुकून से पढ़ना है, अच्छी तरह से इसको समझना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है टेक्निकली। इसको आपने ज़रूर समझना। आज का लेक्चर हमारा यहीं तक होगा। इसको आप पढ़िएगा अच्छी तरह से, इसमें कोई क्वेश्चन हुआ तो पूछिएगा अगले लेक्चर में, और अगले लेक्चर में हम फिर ऑपरेटिंग साइकिल्स पर जाएंगे, जो हमारा इंशाल्लाह अगला लेक्चर जब भी होगा, कल ही होगा होपफुली, तो फिर हम उसमें अगले टॉपिक के ऊपर चले जाएंगे।